सोचिए, चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन कोई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। थोड़ा हैरान करने वाला है ना? जी हाँ, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद कुछ ऐसा ही अभूतपूर्व राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, यही कि चुनाव हारने के बाद सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति से हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अड़ियल रुख अपनाया गया है, जिसने पूरे राज्य को एक गहरे संवैधानिक संकट में धकेल दिया है। तो आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में आधिकारिक स्रोतों और बयानों के आधार पर इस पूरी स्थिति की तह तक जानने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरी स्थिति को देखकर आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि क्या सच में कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर सकता है? मतलब लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से देखें तो हारने के बाद इस्तीफा देना तो एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती है ना? लेकिन पश्चिम बंगाल में निवर्तमान मुख्यमंत्री के इस फैसले ने इस पूरी परंपरा को ही चुनौती दे दी है। सच कहूं तो ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है। इसने हमारे पूरे सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब ढूंढना अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर हम 2026 के इन चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है और काफी हद तक चौंकाने वाली भी। यहां हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी न सिर्फ अपना बहुमत पूरी तरह से खो चुकी है, बल्कि वह खुद भी अपनी सीट हार गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस चुनाव में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सत्ता के इस बड़े फेरबदल ने वहां की राजनीतिक दिशा पूरी तरह से बदल दी है। लेकिन इतने स्पष्ट जनादेश और इस भारी बदलाव के बावजूद कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार किया जा रहा है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर हार के बावजूद कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी जा रही, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? तो इसका जवाब उनके इस सीधे बयान में छिपा है। निवर्तमान मुख्यमंत्री का साफ तौर पर दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है, सीटें छीन ली गई हैं। कुर्सी पर बने रहने के पीछे असल में यही वो मुख्य तर्क है जो पेश किया गया है। देखिए, ये सिर्फ हार न मानने की बात नहीं है, बल्कि ये तो पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। उनका ये कहना है कि ये नतीजे जनता की असली इच्छा को नहीं दिखाते, और इसी एक दावे ने एक सामान्य सी राजनीतिक हार जीत को एक बहुत ही गंभीर टकराव में बदल दिया है। खैर, जब इस तरह के गंभीर आरोप लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कड़ा पलटवार तो होगा ही। जब कोई सीधे तौर पर यह कह दे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया ही दूषित थी, तो विपक्ष और चुनाव कराने वाली आधिकारिक संस्थाएं चुप तो बैठेंगी नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो ये बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ उन दावों का बहुत ही सख्त खंडन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस धांधली वाले दावे पर बाकी लोगों का क्या कड़ा रिएक्शन रहा है। यहां पर हमें दो अलग अलग मोर्चों से कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे पहले विपक्ष की बात करें तो बीजेपी ने जनता के स्पष्ट जनादेश का हवाला देते हुए तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी है। उनका सीधा सा तर्क है कि भाई, जब जनता ने अपना फैसला सुनाई दिया है तो सत्ता में बैठे रहने का क्या मतलब बनता है। और दूसरा, जो कि शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है चुनाव आयोग का रुख। चुनाव आयोग ने आगे आकर इन धांधली के आरोपों को पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए हैं। अब जब आधिकारिक संस्था ही इन दावों को सीधे नकार रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये गतिरोध अपने चरम पर क्यों पहुंच गया है। जब राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबा इस तरह से अपनी हदें पार कर जाता है, तो हमें हमेशा नियमों की ओर ही लौटना पड़ता है। तो आइए इस गर्म राजनीतिक माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और भारतीय संविधान के ठोस, निष्पक्ष और कानूनी तथ्यों की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि जब भावनाएं और दावे आपस में टकराते हैं ना, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा कानून ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या रास्ता दिखाता है। चलिए उस संवैधानिक नियम पुस्तिका यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूल बुक को खोलते हैं और देखते हैं कि कानून की नजर में ये पूरी स्थिति आखिर है क्या। आजकल आप न्यूज में एक भारी भरकम शब्द बार बार सुन रहे होंगे, संवैधानिक संकट। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि असल में ये होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक नेता अपना बहुमत तो खो देता है, लेकिन सत्ता किसी और को सौंपने से साफ इनकार कर देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका सीधा नतीजा होता है राजनीतिक कार्रवाइयों और हमारे कानूनी ढांचे के बीच एक बहुत ही भयंकर गतिरोध। मतलब जब सिस्टम के नियम कुछ और कह रहे हों और सत्ता में बैठा व्यक्ति कुछ और ही कर रहा हो। स्रोतों के अनुसार ठीक यही जटिल और चिंताजनक स्थिति आज पश्चिम बंगाल में बन गई है।
तो चलिए अब इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। हमारा संविधान ऐसी उलझी हुई स्थिति के लिए बहुत ही सटीक कदम तय करता है। इसका चरण 1 है, जब कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसके बाद आता है चरण 2। यहां पर राज्यपाल यानी गवर्नर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपनी संख्या साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। और अंत में आता है चरण 3। यदि वो फ्लोर टेस्ट विफल हो जाता है, मतलब अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता, तो कानून के हिसाब से सत्ता तुरंत एक नए प्राधिकारी को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए। देखा जाए तो यह रूल बुक बहुत ही पारदर्शी है, जो ये तय करती है कि कुछ भी हो जाए, सत्ता पर नियंत्रण हमेशा कानूनी दायरे में ही रहे। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं। आगे क्या होगा? क्या इस अभूतपूर्व स्थिति को सुलझाने के लिए अब राज्यपाल को सीधे दखल देना ही पड़ेगा, या फिर क्या ये पूरा मामला हमारे देश की अदालतों के दरवाजे तक जाएगा और वहीं से कोई कानूनी फैसला निकल कर आएगा? या क्या ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना ये अड़ियल रुख बदल लें और इन चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हुए इस्तीफा सौंप दें? खैर, ये एक ऐसा ऐतिहासिक संवैधानिक गतिरोध बन चुका है जिसका असली समाधान क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति और संविधान का ये सीधा टकराव अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबक है, और सच में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पन्ना आखिर किस तरह से लिखा जाता है।